Hello all, Ranveer this side. I welcome you on BPSC platform, and today we are going to study next topic in our biology series. तो ह्यूमन एनाटॉमी के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे. क्या क्या? एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं. इम्पोर्टेंट टॉपिक एज इन छोटे टॉपिक्स हैं. रिवाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए. ऑलमोस्ट 1 से 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे. 1 से 2 क्वेश्चंस लगभग ट्रेंड अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर क्वेश्चंस के तो आ जाते हैं इससे. ठीक है, इन डिटेल में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है. स्कॉलर नहीं बनना है इन टॉपिक्स में, बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है. क्या ज़रूरी है वो हम देखेंगे. ठीक है, अच्छा, अब तक हमने ये जान लिया था कि एक्चुअली में हमारे बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों में हम क्या करते हैं. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जो खाना खा रहे हैं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा कि कैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं, एनर्जी जनरेट हो रहा है. उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स जो इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए, हमने सब कुछ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, कंजम्पशन जिसका होना है वो हमने पढ़ लिया. जो भी हमको कंज्यूम करना है बॉडी को वो सारा कुछ हमने पढ़ लिया. लेकिन सिर्फ कंज्यूम तो होगा नहीं. जहाँ पे कंजम्पशन होगा वहाँ पे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी जनरेट होंगे, वेस्टेज होगा ही. करेक्ट. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सब्जी बनाते हैं, आलू बना रहे हैं, पोटैटो, तो पोटैटो का जो स्किन है उसको पील कर देते हैं, छिलका छील देते हैं, तो वो छिलका वेस्ट हो गया. जो भी स्किन हमने पील ऑफ किया वो वेस्टेज हो गया, दिस इज वेस्ट. और बाकी जो हमने इसका सब्जी वब्जी बनाया उसको हमने कंज्यूम किया. अब तक हमने ये तो समझ लिया है कि जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं. अब नेक्स्ट क्या समझना कि ये जो वेस्टेज है उसको कैसे मैनेज कर रहा है बॉडी. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नथिंग बट द वेस्ट या वेस्टेज मैनेजमेंट. ठीक है, वेस्टेज मैनेजमेंट. अगर इसको बुकिश डेफिनेशन देखें तो क्या है, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम वो काम करता. एक्सक्रीशन इज ए प्रोसेस. पहला लाइन क्या कह रहा है, एक्सक्रीशन इज ए प्रोसेस बाय विच मेटाबॉलिक वेस्ट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ऑर्गेनिज्म से एलिमिनेट होता है, माने कि जो भी वेस्टेज हुआ उसको बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं एक्सक्रीटा. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीशन प्रोसेस हो गया, और एक्सक्रीटा प्रोडक्ट हो गया जो वेस्ट प्रोडक्ट है. ठीक है, अब कुछ क्लासिफिकेशन समझते हैं. इसकी क्लासिफिकेशंस एज इन जैसे जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स, प्लांट की बात नहीं हो रही है. ठीक है, एनिमल्स की बात हो रही है. तो एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, बेस्ड ऑन दैट वेस्ट प्रोडक्ट दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड एक्चुअली यहां पे मैंने मिस्टेक कर दिया है, जिससे दिस शुड बी, ये यूरियोटेलिक नहीं है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा. अभी यहाँ पे आपके जानने के लिए लिख देता है यूरिसोटेलिक, यूरिसोटेलिक. ठीक है, एक्चुअली में जो भी वेस्ट होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है. ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट. एमेनोटेलिक एनिमल्स में जो मेन वेस्ट होता है, मेन मेजॉरिटी, वो एमोनिया होता है.
ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि प्रोटोजोआ होता है, या फिर एम्फीबियन या क्रोकोडाइल्स के टैडपोल्स बच्चे। ठीक है, ये इस कैटेगरी में आते हैं। यूरियोटैलिक में क्या होता है, यहाँ पे मेन वेस्ट क्या होता है, यूरिया होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एम्फीबियंस होते हैं, मैमल्स होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। उसी तरह यूरिकोटैलिक क्या हुआ, इसमें यूरिक एसिड होता है, मेन वेस्ट क्या है, यूरिक एसिड है। एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स। अगर इसको आप स्नेक्स और लिजर्ड्स के अलावा कुछ और लिखना चाहें तो आप रेप्टाइल्स लिख सकते हैं, बट नॉट ऑल रेप्टाइल्स, बिकॉज यू सी क्रोकोडाइल्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो हर देख करके आपको समझना होगा एनिमल किंगडम से किसको कहाँ पे डालना है, ठीक है ना। तो आपको एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में पढ़ाई होता है, एंड आई होप कि ये बेसिक नॉलेज आपको है, मैमल्स एम्फीबियंस क्या हैं। अब आप ये सोचिए कि ह्यूमन बीइंग्स इन तीनों में से कहाँ पे फिट होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं ह्यूमंस की तरफ, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है। ह्यूमंस की तरफ अगर हम आते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम देखते हैं। सबसे पहले जो मेन ऑर्गन है, जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो किडनी है। ठीक है, किडनी का काम क्या है, सबसे पहले तो 2 किडनी होती है, मेजॉरिटी केसेस में 2 किडनी होती हैं। आदमी 1 किडनी पे भी जिंदा रह सकता है। ठीक है, बहुत लोगों को ऐसे मैं जानता हूं, बहुत नहीं, एक मेरा फ्रेंड है, उसको सिर्फ 1 किडनी है, सिर्फ 1 ही किडनी है उसके पास। किसी किसी के पास 3 किडनी भी होती है, बट जेनरिक जो है, मेजॉरिटी जो है 2 है। ओके, और इसका ये किडनी क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम किडनी का है। अब किडनी को ब्लड कौन देता है, रेनल आर्टरी जो है उसको ब्लड देता है। और ब्लड अवे कैसे होता है, मतलब लेकर के कौन जाता है किडनी से, जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो रीनल वीन। ठीक है, अब इसमें जैसे कि लंग्स में ब्रोंक्यूल्स होते थे, हमने पढ़ा था बैलून लाइक स्ट्रक्चर, उसी तरह एक छन्नी होता है, फिल्टर होता है, किसके पास, किडनी के पास। उसको बायोलॉजिकल टर्म में क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स। और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको ये सारा याद रखना होगा, रीनल आर्टरी, रीनल वेव, नेफ्रॉन्स, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे वो। ठीक है ना। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जानने वाली है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। यूरेटर क्या होता है, ये एक पाइप होता है या ट्यूब होता है। ये क्या करता है, जो वेस्ट यूरिन है उसको यूरिनरी ब्लैडर में ले जाके स्टोर करता है। ये ब्लैडर का काम क्या है, स्टोरेज का। और यूरेथ्रा का काम क्या है, यूरेथ्रा से फाइनली आप एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट जो प्रोसेस है, जो वेस्ट निकालते हैं बॉडी के बाहर, वो यूरेथ्रा के थ्रू होता है। तो ये 3 बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा एक कॉमन बीमारी है किडनी स्टोन्स की। किडनी स्टोन क्या होता है, जब आप प्रॉपर हाइड्रेटेड नहीं रखते हैं बॉडी को, पानी नहीं पीते हैं सही से, तो कैल्शियम ऑक्सोलेट कंपाउंड जो है ये जमा हो जाता है, और धीरे धीरे जमा होते 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 ये बड़ा सा स्टोन जैसा बन जाता है। ठीक है, यही किडनी स्टोन होता है, जिससे आपको पेन होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होता है, सारे प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड है। दिस इज काइंड ऑफ अ डिजीज जिसको कि सर्जरी से भी ठीक करते हैं या फिर मेडिसिन से भी ठीक होता है। इसका एलोपैथी में भी इलाज है, होम्योपैथी में भी इलाज है, आयुर्वेदा में भी इलाज है। हर तरह के साइंस में इसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट है, कॉमन बीमारी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है।
What is ultrafiltration? Ultrafiltration is nothing but the separation of urea from blood. The separation of urea from blood. ठीक है, ये कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। और यूरिया प्रोड्यूस कहाँ होता है बॉडी में? यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एंड द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज नोन एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है, इतना ही है जानने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में। इसके अलावा डायलिसिस का एक कॉन्सेप्ट है, उसको मैंने जानबूझ करके नहीं डाला है, मैं बता देता हूं, आप इसके नोट्स बनाइएगा। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस इज अ प्रोसेस DIALYSIS। डायलिसिस क्या है? आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, जिसके किडनी सही से काम नहीं करते हैं उनको डायलिसिस पे रखा जाता है। डायलिसिस पे इंसान ना ही रहे तो अच्छा है, इट्स अ वेरी एक्यूट कंडीशन। यूजुअली जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनके केसेस में किडनी फेलियर हो जाता है तो प्रॉब्लम होता है। अब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नर्वस सिस्टम से ही बॉडी का पूरा काम चलता है। हालांकि सारा इम्पॉर्टेंट है बट नर्वस सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ब्रेन आ जाता है। और आपको तो मालूम ही है ब्रेन सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम की तैयारी में सारा खेल आपके ब्रेन का ही, आप अपने ब्रेन को कितना अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। एक्चुअली में नर्वस सिस्टम में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नर्व्स एंड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होता है? नर्व से। ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल में समझाया है। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? अगर इसको थोड़ा जेनरिक वे में हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो ये हेड हो जाता है और ये टेल हो जाता है। इधर से रिस्पॉन्सेस लेता है, इधर से दूसरे न्यूरॉन्स को देके कनेक्ट करता है। ठीक है, इतना ही है। ये नर्व सेल इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल ह्यूमन सेल। ये देखिए एक डायग्राम यहाँ पे ह्यूमन सेल के बारे में बताया है। ये डायग्राम को देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कभी आ जाते हैं। हालांकि ये नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है बट इसको देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आपको अच्छे डायग्राम्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा बॉडी पार्ट्स, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, नीबोसम्स, ये बहुत न्यूक्लियस, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं सेल के। तो ये मैंने इसलिए दिखाया कि आपको एक कंपैरिजन समझ में आए बिटवीन ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर और न्यूरॉन्स जो कि नर्व सेल होते हैं, उसके बीच का डिफरेंस पता चले, स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक स्कीमेटिक डायग्राम अगर बनाएंगे तो क्या डिफरेंसेस दिखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। न्यूरॉन्स के टाइप। एक्चुअली न्यूरॉन्स जो अब काम करता है, माने फंक्शनैलिटी के आधार पे, अपने फंक्शनैलिटी के आधार पे 3 मुख्य हिस्सों में विभाजित है। 3 मेन टाइप्स। और बहुत इजी है, जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? सबसे पहले तो इनको और क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स। और इनका काम क्या होता है? रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, माने कि अर्थात कहने का मतलब है रिस्पॉन्सेस को बॉडी से ब्रेन तक ले जाने का काम करना। अगर मैंने कोई गर्म चीज छुआ तो वो गर्म है, वो हॉट है, कोल्ड है या फिर नॉर्मल है,
ऐसे सिग्नल्स कौन पहुंचाता है? ऐसे सिग्नल्स सेंसरी न्यूरॉन्स पहुंचाते हैं। और मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? मोटर न्यूरॉन्स जस्ट ऑपोजिट करते हैं, ब्रेन से ऑर्गन की तरफ लेकर के आते हैं। कहने का मतलब, अगर अब मुझे पेन पकड़ के लिखना है तो पेन पकड़ने के लिए कुछ मसल्स की जरूरत है मुझे। उन मसल्स तक ब्रेन का ये कमांड कि पेन पकड़ना है, इस मसल्स तक पहुंचाने का काम मोटर न्यूरॉन्स करते हैं। माने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल एक्शंस में बदल देते हैं। इसको एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। और तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स का काम क्या है? बाकी के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है इन अ स्पेसिफिक रीजन, इन अ स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, अब आते हैं वर्टिब्रेट्स के बारे में। वर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम को समझते हैं। जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, अब देखिए वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये सब कुछ, ये मेरा एजम्पशन है कि आपको मालूम है, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ। ये बेसिक चीजें हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। दो पार्ट्स में वर्टिब्रेट्स का नर्वस सिस्टम डिवाइडेड है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसका काम, जिसमें मेन पार्ट्स क्या हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरा होता है पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बाकी के बॉडी पार्ट से कनेक्ट करता है। बस यही डिफरेंस है। पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी में, ये अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये उसका सेंटर हो गया और ये बाकी की जो बाउंड्री है वो उसका पेरिफेरी हो गया। अब इस एनालॉजी से आप इन दोनों चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला बोलते हैं जिसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये क्या काम करता है? ये वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम है। वॉलेंटरी एक्शंस, वॉलेंटरी एक्शंस मतलब मेरे इच्छा के, जब मैं कहूं तभी ये फंक्शन में आता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मुझे लिखना है तो मुझे पेन पकड़ के लिखना है, वॉलेंटरी एक्शन है, मेरे इच्छा के हिसाब से हो रहा है। ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक का क्या काम है? इनवॉलेंटरी एक्शंस मतलब स्वतः जो अपने आप होते रहे। जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। इसमें क्या होता था? खाना जब आप निगल लेते हैं उसके बाद वो एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए इंटेस्टाइन और बाकी की चीज़ों पे, ऐसे कुछ कुछ इंटेस्टाइन होता है और ये यहाँ पे आपका ऑर्गन होता है, माउथ होता है, यहाँ से आप खाना लेते हैं। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन है यहाँ से इंटेस्टाइन तक जाने का। ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसका फर्दर 3 पार्ट्स है। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। इसका काम क्या होता है? जब बॉडी रिलैक्स स्टेट में होता है तब ये काम करता है। जब बॉडी रिलैक्स स्टेट में है तो क्या करता है? बॉडी डाइजेशन को इंक्रीज कर देता है ताकि एनर्जी स्टोर हो सके, और हार्ट बीट को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ब्लड कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस हो जाता है तो हार्ट बीट रिड्यूस हो जाएगा। सिंपैथेटिक क्या करता है? जब ज्यादा जरूरत हो तब ये एक्टिवेट होता है इन केसेस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी के केसेस में ये एक्टिवेट होता है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है अबाउट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? 2018 में इससे क्वेश्चन आया, हाइपोथैलेमस क्या काम करता है उस पे। तो हम देखते हैं हाइपोथैलेमस क्या काम करता है। क्वेश्चन आया था बॉडी टेम्परेचर किससे रेगुलेट होता है, तो हाइपोथैलेमस से। तो ये सारे काम हाइपोथैलेमस करता है, इनको आप बिल्कुल याद कर लीजिए।
रटे होने चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आया था इससे प्रीवियस ईयर में। हाइपोथैलेमस कुछ नहीं है, ग्लैंड होता है बॉडी का, जिसका काम क्या होता है, कुछ कुछ चीजों को रेगुलेट करना, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट एंड ब्रीदिंग रेट्स को, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, कुछ कुछ फ्लूइड्स का सिक्रीशन में हेल्प करता है, जैसे कि सलाइवा, स्वेट, टीयर्स। ऑल्सो इट हेल्प्स इन द सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज। ठीक है, ये काम होता है हाइपोथैलेमस का, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तीसरा क्या होता है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम, इसको हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। ये बेसिकली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो भी फंक्शंस होता है उसको गवर्न करता है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये डाइजेस्टिव प्रोसेस और उससे कुछ रिलेटेड प्रोसेसेस से जुड़ा होता है। ठीक है, ओके। तो हमने 3 पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 3 क्लासिफिकेशन है, क्या क्या, सोमैटिक, ऑटोनॉमिक एंड एसेंट्रिक। ऑटोनॉमिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, 2 पार्ट्स। उसमें हाइपोथैलेमस पढ़ा हमने। अब इतना चीज हमने पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं, ब्रेन के बारे में जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है जिसमें ब्रेन के कुछ पार्ट्स मैंने दिखाए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिबेलम, ये वाला हिस्सा। उसके बाद होता है, सॉरी, दिस इज सेरिब्रम, ये वाला जो हिस्सा है ये दिस इज सेरिबेलम। यहां पे मेड्यूला ऑब्लोंगाटा होता है। सेरिबेलम के जस्ट नीचे, और यहां से आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा होता है। यहां पे होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। सेरिब्रम का काम क्या है, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, देखिए ये सबसे बड़ा है तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस करेगा। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस मतलब जैसे कि इमोशंस, रीजनिंग, ठीक है ना, रीजनिंग का काम करता है, इमोशंस का काम करता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टच, स्मेल, विजन। इंटरप्रिटेशन मतलब अभी टच मतलब सपोज बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं ना, बैड टच, गुड टच क्या होता है, ठीक है, किस नियत से कौन इंसान आपको छू रहा है। ये देखिए, ये मदर अर्थ ने इस तरह से इवॉल्व किया है ह्यूमन बीइंग्स को। दैट इज वाई दे आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। दूसरा मानव बना पाना रोबोट में बहुत मुश्किल है। आजकल हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, AI। दिस अ वेरी, AI इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव। ठीक है ना, इसमें हो सकता है आपको क्वेश्चंस आ जाएं। अभी कुछ एक चैटबॉट काइंड ऑफ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, उसको एक बार आप देख सकते हैं। टॉपिक पे वापस आते हैं। नेक्स्ट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या है, अभी हमने देखा यहाँ पे सेरिबेलम। एक मिनट में इसे मिटा देता हूँ, इरेज इट। ये सेरिबेलम है। दिस इज माई सेरिबेलम पार्ट, ठीक है ना। इसका काम होता है वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना या कोऑर्डिनेट करना। हमने पढ़ा अभी वॉलेंटरी एक्शंस क्या है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा बेसिकली ऑटोनॉमिक फंक्शंस करता है, माने कि इनवॉलेंटरी एक्शंस जैसे कि ब्रीदिंग, वोमिटिंग, यहाँ पे कॉमा होगा,
ब्रीदिंग, वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, ऐसे फंक्शंस को रेगुलेट या कोऑर्डिनेट करता है, इनको कंट्रोल करता है। तो 3 पार्ट्स हो गए, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा। अब इसके बाद आपको रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं। ज़्यादा कुछ जानने के लिए इसमें और है नहीं, 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडीज, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, फैक्चुअल चीज़ें, जैसे कि अभी मैंने बोला हाइपोथैलेमस का काम क्या है, कैसे रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस आए हैं, अगर मैं बताऊं, हाँ, ब्रेन से, इन ह्यूमन ब्रेन मेमोरी पावर इज फाउंड इन, मेमोरी कहाँ पे होता है, सेरिब्रम में होता है। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की ये मेमोरी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेरिब्रम है आपके लिए, ठीक है ना। मेमोरी भी यहीं पे हो रहा है, रीजनिंग यहीं पे हो रहा है, इमोशंस भी यहीं पे दिख रहे हैं। इसको कंट्रोल कर लिया तो भैया आप कलेक्टर बन जाइएगा, एकदम कलेक्टर, एसडीएम, मजिस्ट्रेट, डीएसपी, जो बनना चाहे आप सब बन सकते हैं। सेरिब्रम पे कंट्रोल कर लीजिए, सारा काम हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, फैक्चुअल बातें पता चलेंगी, याद कीजिए। अगर आप, ये जो साइंस एंड टेक है ये बेसिकली प्री ओरिएंटेड है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, ठीक है ना। घटना चक्र से अच्छा बुक है नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। उसको अगर आप 3 से 4 बार, 3 to 4 टाइम्स अगर आप बना लेते हैं ईमानदारी के साथ, वेरी ऑनेस्टली, आप ऑलमोस्ट 60% आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। बाकी का 10% आपके एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे वहाँ पे काम कर रहे हैं। और इसमें आपका ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स भी इंक्लूडेड है, ये 60% जो मैं कह रहा हूँ। अगर आप 70 to 75% मार्क्स ले आते हैं जनरल कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन फिक्स है, 100 नंबर। आपका सिलेक्शन पूरी तरह फिक्स है, ठीक है। अगर साइंस एंड टेक आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो इसको सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका प्री में आपको बाकी के सब्जेक्ट्स पे जो आपका वीक पॉइंट है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ऐसी चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगा, ज़्यादा टाइम मिलेगा। और रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज भी करते रहना है इनको, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो, और कमेंट कीजिए अगर आपको लगता है कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एनीथिंग यू वांट टू नो एक्स्ट्रा, आप कमेंट करके बताइए। वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दीज चेंजेस, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।